हम लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में मुझे एक लास्ट कंसेप्ट आप लोगों को बताना है। बेसिकली जब मैंने आपको प्रोग्राम नंबर 89 एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम फंक्शन के प्रोटोटाइप में भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन में भी हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, तो ये कंपाइल टाइम एरर शो करता है। ठीक है, बट आप में से किसी ने पूछा नहीं कि अगर इस एरर को रिमूव करना है तो क्या करें। तो देखें, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर दे रही हूँ। बेसिकली अगर हमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को डिक्लेयर करना है, ठीक है, प्लस हमने फंक्शन मेन के जस्ट बाद स्पेसिफाई किया है, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोटोटाइप के ही सेक्शन में क्या देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोडिंग ऑफ फंक्शन अगर हम ये यहाँ पर इस तरीके से हटा दें, तो अब इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो एरर थी, ये इसका रिजल्टमेंट है। अब यहाँ पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चले अब आगे प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट हमारे पास में है, ठीक है, अभी अगर मैंने इसको वापस से किस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया तो ये एरर ही शो करेगा। यस, अब बात करते हैं आज की क्लास के मेन टॉपिक की, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली ओवरलोडिंग की, तो देखें ओवरलोडिंग क्या मतलब है कि हमने क्या कर दिया, एक से ज्यादा या कुछ हमारे पास में जो भी कलेक्शन था, जो भी कंटेंट है, उसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा वो बल्क में आ गया, इसको हम ओवरलोड कहते हैं। ठीक है, और फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि एक से ज्यादा सेम नाम के फंक्शन बना रहे हैं, बट उनका सबका सिग्नेचर क्या है, अलग अलग होगा। मे बी आप लोगों ने जावा में भी ये कंसेप्ट डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में सेम नाम का फंक्शन होगा, लेकिन उसका जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर का क्या मतलब है, एक बार देखते हैं। सिग्नेचर का मतलब हम फंक्शन में जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से लिख रहे हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जा रहा है, उसका डेट, ये सारी चीजें फंक्शन के सिग्नेचर टर्म को बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे अगर मैं फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करूं, तो मुझे क्या करना है, एक बार इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना है, एक बार फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करना है, एक बार इंटीजर और एक बार फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करना है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बनाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपली डिस्प्ले नाम का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, और अगर मुझे इंटीजर को डिस्प्ले करवाना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए अगेन हम फंक्शन तो वही बनाए, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का पास कर दे, तो ये फंक्शन की ओवरलोडिंग कहलाएगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ दैट फंक्शन हम जिस तरह के आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे, उसी तरह का फंक्शन कॉल होगा। अगर हम फ्लोट वैल्यू पास करके फंक्शन कॉल करेंगे, तो बेसिकली फ्लोट टाइप का फंक्शन, फ्लोट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आती है कि जो हम ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो ओवरलोडिंग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास में टोटल 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन की ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, दूसरा तरीका, अच्छा फंक्शन की ओवरलोडिंग आप लोगों ने सी में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, जावा में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सी प्लस प्लस में ये क्या है, नया है, सी में आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ऐसे ही हम आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप के बेसिस पर भी फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं,
और लास्ट मेथड है उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं जो ओवरलोडिंग है उसका फर्स्ट कंसेप्ट आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता रही हूँ। ठीक है, हम इस टॉपिक को थोड़ा सा स्पीडली पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। स्पीडली इसीलिए क्योंकि आप जावा में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे उसी केस में अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला तरीका है फंक्शन की ओवरलोडिंग का। जब हम फंक्शंस में अलग अलग क्या करें, आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करें, यानी कि काउंट अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो देखें मैंने इस केस में यहाँ पर जो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ठीक है, तो देखें एक सम फंक्शन बनाया है। अब सम फंक्शन में मैंने क्या किया, एक बार 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए, तो दैट मीन्स 2 वैल्यूज का सम हो जाएगा। एक बार 3 आर्ग्यूमेंट वाला सम फंक्शन बनाया है, ठीक है, और एक बार 4 आर्ग्यूमेंट वाला सम फंक्शन बनाया है। ठीक है, जब हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे तब आप लोगों ने पूछा भी था कि अगर हम सिर्फ 3 वैल्यू भेजें तो 3 का ही सम हो, बाकी कुछ भी इंक्लूड नहीं हो। तो वो अगर काम हमें करना है तो वी कैन यूज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इस केस में जब हम यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अगर मैंने 4 आर्ग्यूमेंट सेंड किए तो उस केस में जो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में वैल्यू स्पेसिफाई की, वेरिएबल्स में वैल्यू स्पेसिफाई की, वो एज इट इज क्या हो जाएगी यहाँ पर। इस केस में कौन सा फंक्शन होगा, कॉल होगा, इस केस में 4 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और अब देखें ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, हमने कितनी पास की, 20। तो 20 यहाँ पर आके इस केस में ए वाले जो यहाँ पर ए जो वेरिएबल है जिसको कि हम क्या कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, उसमें असाइन हो जाएगी। ऐसे ही बी की वैल्यू हमने 30 पास की है, सी की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू 60 पास हुई है। तो इन सब का सम इस तरीके से यहाँ पर होगा और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब का सम डिस्प्ले होगा। देन अगर हम 2 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम का कंट्रोल इसी फंक्शन पर जाएगा। ठीक है, और कोई भी फंक्शन पे इसको सर्च नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है और हमने 2 आर्ग्यूमेंट वाला सम फंक्शन ही कॉल किया है। तो इस केस में दोनों का एडिशन, कौन सी वैल्यूज, ए और बी, यानी कि 30 और 20 दोनों का एडिशन यहाँ पर 50 डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट भेजें तो 3 आर्ग्यूमेंट वाला ही फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई फंक्शन की ओवरलोडिंग। इसमें सारे फंक्शंस जो हमने बनाए हैं, ठीक है, सम के अलग अलग जो वेरिएशंस है उसमें हमने फंक्शन के सिग्नेचर, ठीक है, उसको अलग अलग स्पेसिफाई किया है। आई मीन टू से कि उनमें एक बार हमने 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए, एक बार 3 आर्ग्यूमेंट सेंड किए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास में मैथ फंक्शन की ओवरलोडिंग रहेगी, उसका सेकंड मेथड रहेगा कि हम डिफरेंट सीक्वेंस के क्या करें, आर्ग्यूमेंट्स को सेंड करें। कहने का मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट हम भेज रहे हैं, ठीक है, एक बार हम हर फंक्शन में हम उनका सीक्वेंस कुछ अलग अलग स्पेसिफाई करें। कैसे, किस तरीके से देखते हैं। सीक्वेंस भी अगेन सिग्नेचर का ही पार्ट है। तो देखते हैं इस केस में मैंने क्या किया है, प्रिंट फंक्शन बनाया है और प्रिंट फंक्शन की ओवरलोडिंग परफॉर्म की है। एक बार प्रिंट फंक्शन में मैंने सबसे पहले इंटीजर वैल्यू पास की है और एक बार मैंने कैरेक्टर वेरिएबल पास किया है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंट फंक्शन। ऐसे ही दूसरा प्रिंट फंक्शन में मैंने क्या किया है, बेसिकली जो पैरामीटर्स या जो आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं उनकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया।
तो इस प्रिंट फंक्शन में मैंने पहले कैरेक्टर पास कर दिया, देन इंटीजर पास कर दिया। बाकी दोनों फंक्शन के केस में एग्जीक्यूटेबल कोड सेम है। क्या किया मैंने इस फंक्शन के केस में, देखते हैं। देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने आई का लूप चलाया है यहाँ पर। बेसिकली इस लूप में मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 1 2 तक स्पेसिफाई कर दी, जितना हमारे पास में कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये लूप 5 टाइम चलेगा और क्या डिस्प्ले करेगा, कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इस प्रिंट फंक्शन की, ठीक है, तो इस केस में ये जो पर्टिकुलर लूप है ये कितनी बार चलेगा, जितना कि इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि 1 टू इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू तक। अगेन इसमें भी मैंने कैरेक्टर वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, अब अगर बात करें मेन से कॉलिंग की, तो देखें मेन से किस तरीके से कॉलिंग होगी। सबसे पहले ए और सी मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज किए हैं, क्रिएट किए हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करें और पहले इंटीजर वेरिएबल देन कैरेक्टर वेरिएबल पास कर रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंट फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी 5 और बी वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, हमने सेंड किया था यहाँ से डी कैरेक्टर सेंड किया था, तो उस केस में यहाँ पर डी असाइन हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम आउटपुट की बात करें, टोटल 5 टाइम्स, क्योंकि ए वेरिएबल की वैल्यू 5 थी तो टोटल 5 टाइम्स ये लूप आपका यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ऐसे ही अगर हम मेन से एक फंक्शन कॉल करते हैं, लेकिन इस बार हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल पास कर रहे हैं, देन इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर कौन सा प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, सेकंड प्रिंट फंक्शन कॉल होगा, जिसका की सिग्नेचर इस पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन के साथ में मैच होगा। ठीक है, तो यानी कि इस केस में हमारे पास में जो ए वेरिएबल की वैल्यू डी थी वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी और बी वेरिएबल में यहाँ पर सिंपली 5 असाइन हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस प्रिंट फंक्शन का आउटपुट कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। दोनों फंक्शन का रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन हमने कॉलिंग का तरीका चेंज कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में ओवरलोडिंग का थर्ड मेथड, यानी कि हम डिफरेंट डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को अगर फंक्शंस में स्पेसिफाई करें तो अगेन ये भी ओवरलोडिंग का ही तरीका है। कैसे क्या होगा देखते हैं। अब इस केस में मैंने एक रिपीट नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब रिपीट फंक्शन के केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट टाइम इंटीजर वैल्यू सेंड की है, एक बार मैंने कैरेक्टर वैल्यू हिसाब से रिपीट फंक्शन बनाया है, देखिए आर्ग्यूमेंट सब में अलग अलग भेजा गया है, अलग अलग डेटा टाइप। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट के नेम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मैंने एक और जो रिपीट फंक्शन बनाया है, उस केस में आर्ग्यूमेंट मैंने फ्लोट टाइप का सेंड। यस, नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शन ओवरलोडिंग का लास्ट मेथड, तो हम रिपीट फंक्शन की बात कर रहे थे। अगेन फंक्शन के नेम देखें सेम है, हमें फंक्शन के नेम याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं वो उनके डेटा टाइप के केस में अलग अलग स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अब देखें तीनों फंक्शन के केस में मैंने जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट या एग्जीक्यूटेबल कोड
जो मेंशन किया है वो सेम ही है, यानी कि इंटीजर है तो मैं इंटीजर को डिस्प्ले करवा रही हूँ, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा रही हूँ 3 टाइम्स, और फ्लोट है तो फ्लोट को डिस्प्ले करवा रही हूँ। ठीक है, अब इस केस में इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल और फ्लोट वेरिएबल तीनों मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर हम बात करें रिपीट फंक्शन की, तो मैंने अगर इंटीजर वेरिएबल a1 इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल सेंड किया, तो डेफिनेटली जो फंक्शन है रिपीट वो कौन सा वाला कॉल होगा, जिसके की आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही और क्या होगा इस केस में आउटपुट 20 20 और 20, यानी कि इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 3 टाइम डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें, मैंने अगर रिपीट फंक्शन कैरेक्टर वेरिएबल के साथ में कॉल किया है, तो कैरेक्टर टाइप के आर्ग्यूमेंट वाला जो रिपीट फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिपीट फंक्शन कॉल नहीं होंगे। इसी तरीके से ये आउटपुट यहाँ पर विजिबल होगा, और अगर हम फ्लोट वेरिएबल के साथ में कॉल करेंगे तो फ्लोट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ओवरलोडिंग के केस में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, उसमें एक चीज मैं अभी आपको और एक कंसेप्ट मैं अभी और ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यूज करके ओवरलोडिंग परफॉर्म करना चाहें, कहने का मतलब है कि मैंने प्रिंट फंक्शन एक बार इंटीजर वेरिएबल के साथ में स्पेसिफाई कर दिया, और सेकेंड टाइम प्रिंट वैल्यूज फंक्शन मैंने क्या किया, इंटीजर और 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट के साथ में स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, डिफॉल्ट बना दिया। तो इस केस में ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट द मेथड ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन, ये कोई भी तरीका वैलिड नहीं है। ठीक है, इस केस में एरर आएगी। अब अगर और एरर क्यों आएगी, इसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, इसका रीजन ये है कि अगर मैं मेन फंक्शन से अगर मैं प्रिंट वैल्यूज फंक्शन कॉल करूंगी, ठीक है, तो देखें अगर मैं बात करूं प्रिंट वैल्यूज, अगर मैंने यहाँ पर फंक्शन में 2 वैल्यू पास की, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये यहाँ पर कंपाइलर क्या नहीं कर पाएगा, मतलब ये पर्टिकुलर कंपाइलर यहाँ पर उसको कंफ्यूजन होगा कि इस केस में कौन सा फंक्शन कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में अगर हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करें तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ प्रिंट वैल्यूज फंक्शन, यहाँ पर एक तरीके से कंपाइलर को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कंपाइलर के पास में कंफ्यूजन ये रहेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर एरर शो करेगा। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम यस अगर हम करें ओवरलोडिंग के केस में कि बेसिकली अगर हमने क्या किया कि हमने फंक्शन जो है वो बेसिकली ओवरलोड किए, ठीक है, और ओवरलोड के टाइम हम लोगों ने अलग अलग क्या कर दिए, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर दिए, तो वो यहाँ पर एरर है। ठीक है, फंक्शन की ओवरलोडिंग कभी भी रिटर्न टाइप के बेसिस पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है और रिटर्न टाइप क्या है, देखें यहाँ पर दोनों के केस में मैंने इंटीजर के केस में एक्स और वाई वेरिएबल और यहाँ पर भी एक्स और वाई वेरिएबल पुट किए हैं, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों का रिटर्न टाइप चेंज कर दिया। तो ये कभी भी ओवरलोडिंग इस केस में पॉसिबल नहीं है, ये ओवरलोडिंग का मेथड, ये वैलिड तरीका नहीं है। ठीक है, तो 3 तरीके अभी हमने ओवरलोडिंग के देखे थे। इस केस में एरर क्या आएगी कि टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ तक ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो ओवर होता है। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रही हूँ। यस, नेक्स्ट टॉपिक भी एग्जैक्टली अगर हम देखें तो सी में आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगेन इसमें भी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ उस टॉपिक का, कि टॉपिक का नाम क्या है। सबसे पहले स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम सबसे पहली बात तो पढ़े ही क्यों। देखें, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो प्रोग्राम के कौन से पार्ट में, ठीक है, और कब तक हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। हमने जो वैल्यू असाइन की उस वेरिएबल में, ठीक है, हम उसको प्रोग्राम में कहाँ पर और कब तक यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टोरेज क्लासेस का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब हम स्टोरेज क्लासेस की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि हम वेरिएबल को ये वेरिएबल के केस में ये पता लगाते हैं कि वो वेरिएबल कितना प्रोग्राम में कहाँ तक चलने वाला है और कहाँ कहाँ पर विजिबल होने वाला है। तो ये दो टर्म्स आती है स्टोरेज क्लासेस के केस में। ठीक है, लाइफ टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि means the duration till which the variables remain active, यानी कि उस वेरिएबल को हम प्रोग्राम में कब तक एक्सेस कर सकते हैं, कब तक वो परस्यू करेगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, यानी कि कब तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, मैं इसको अभी बेसिकली जो स्टोरेज क्लासेस के टाइप्स हैं उसमें हर एक टाइप के साथ एक्सप्लेन करूंगी। और विजिबिलिटी कि हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को जहां हमने डिक्लेयर किया है उसको कहां पर एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्राम के कौन से सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट एज इट इज सी जैसा ही है। तो देखें, 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस आप लोगों ने सी में डिस्कस की थी, वो एज इट इज यहाँ पर भी है। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, स्टैटिक, एक्सटर्नल और रजिस्टर। ठीक है, तो अब हम हर एक का एक एग्जाम्पल लेके उसको फिनिश करेंगे। ऑटोमेटिक या फिर इसको लोकल स्टोरेज क्लासेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पर्टिकुलर ऑटोमेटिक या लोकल स्टोरेज क्लासेस में क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है इस केस में, मैंने यहाँ पर शो फंक्शन को मेन से कॉल किया है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो देखें इस फंक्शन में मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखें ये फंक्शन जब कॉल होगा तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, जब भी हम फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल कहलाता है कौन से स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है लोकल या फिर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को। ठीक है, अब उसको डिक्लेयर करने के लिए चाहे तो हम सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऑटो या लोकल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऑटो कीवर्ड भी पुट कर सकते हैं, ए यहाँ पर स्मॉल में आएगा। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है ये समझ रहे हैं मेन। तो इसका यूज ये है कि अगर हम इस वेरिएबल को इस फंक्शन में कहीं पर भी एक्सेस करते हैं तो डेफिनेटली ये एक्सेसिबल है, लेकिन अगर इस x वेरिएबल को हम मेन में एक्सेस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। तो इस केस में जब शो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो उस केस में हर बार ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्रिएट होगा और वेरिएबल की वैल्यू मैंने 10 से इनिशियलाइज की, यानी कि हर बार वेरिएबल की वैल्यू 10 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने उस केस में x की वैल्यू प्लस प्लस भी कर दी, ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम वापस से अगर हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, जैसे ही ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो जाएगा तो हर बार ये वेरिएबल रैम में से इरेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर बार ये वेरिएबल नई तरीके से क्रिएट होगा, तो लास्ट जो भी x की वैल्यू थी
उसमें सेम नहीं रहेगी, वो रिमेन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, लोकल या फिर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी यही पर आपको यही एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि विजिबिलिटी कब तक रहेगी, कहाँ पर रहेगी, ओनली उसी फंक्शन में जहां पर हमने उसको क्रिएट किया है। मैंने शो फंक्शन में ऑटो वेरिएबल बनाया है तो वो यहीं तक ही लिमिटेड रहेगा, मेन में एक्सेसिबल नहीं होगा। और लाइफ टाइम बेसिकली कि वो कब तक, लाइफ टाइम का मतलब हमें पता है कि वो कब तक जिंदा रहेगा। सिंपल सा अगर हम मीनिंग बोले, ठीक है, हिंदी में, तो यहाँ पर उसका लाइफ टाइम क्या रहेगा, सेम एज द लाइफ टाइम ऑफ द फंक्शन एज वेल। जब तक ये फंक्शन कॉल होगा तब तक वो पर्टिकुलर वेरिएबल रैम में रहेगा। जैसे ही फंक्शन कॉल हो जाएगा ये पर्टिकुलर वेरिएबल रैम में से हट जाएगा। यस